Hello everyone, I am Arvinder Kaur at Mind Children. Today we will discuss a new chapter in social and political life for class 8, and the name of the chapter is the Indian Constitution. So beta, in this chapter we will basically talk about the meaning of the constitution, then why we need the constitution, and we will also discuss about the various key features of Indian constitution and our fundamental rights. So this is our introductory video, and in it we will talk about the meaning of constitution and why do a country needs a constitution. So let's begin our chapter. So children, can you imagine a game without the rules? You might have played the games like cricket or the football, और simply आजकल आप घर में लूडो या कैरम भी खेलते होंगे. तो आपने नोटिस किया होगा कि हर गेम के कुछ रूल्स होते हैं और बिना रूल्स के किसी भी गेम को नहीं खेला जा सकता. सो वी कैन से कि इफ़ वी वांट टू मेक अ गेम सक्सेसफुल वी नीड रूल्स. कि अगर गेम को सक्सेसफुल बनाना है या मीन्स कि उसे फेयर गेम बनाना है तो हमें कुछ रूल्स की ज़रूरत पड़ती है. सो इन द सेम वे, जैसे कि चाहे हम गेम की बात कर रहे हैं या अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन की भी बात करें, तो अगर उसको भी चलाना है तो हमें उसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन की ज़रूरत होती है. लाइक सिंपली आप स्कूल में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करते हैं. क्या आप इमेजिन कर सकते हैं कि स्कूल हो और उसमें किसी टाइप का कोई रूल्स रेगुलेशन ना हो, तो क्या वो प्रॉपर वे में रन हो पाएगा? नो, नॉट पॉसिबल. And in the large society in which the different communities of people live together and the rules are formulated through the consensus, जहाँ पे अलग अलग तरह की कम्युनिटीज़ के लोग रहते हैं. आजकल की मॉडर्न जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ सोसाइटीज़ होती हैं, तो वहाँ पे सब लोग आपस में मिलजुल के एक दूसरे की रज़ामंदी से कुछ एक रूल्स रेगुलेशंस बनाते हैं. Now in the modern countries this type of rules are often written. ये written form में होते हैं अक्सर, और इन्हीं रूल्स रेगुलेशन को जिनके अकॉर्डिंग कि किसी भी कंट्री को चलाया जाता है, दे आर नोन एज द कॉन्स्टिट्यूशन. उनको हम कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं. So basically what is a constitution? It is a written set of principles according to which a state or organization is governed. कोई भी स्टेट यहाँ पे सिविक्स में जब भी हम स्टेट टर्म की बात करते हैं तो हम होल नेशन कंट्री की बात कर रहे हैं, जिसके अकॉर्डिंग किसी भी कंट्री को चलाया जाए उन रूल्स को हम जो है कॉन्स्टिट्यूशन का नाम देते हैं. नाउ दिस कॉन्स्टिट्यूशन में बी इन द रिटन फॉर्म और अनरिटन ऑल्सो. ये रिटन भी हो सकता है और अनरिटन भी हो सकता है. मॉडर्न सोसाइटी, मॉडर्न जो कंट्रीज़ हैं उनमें ज़्यादातर सब में रिटन फॉर्म में कॉन्स्टिट्यूशन होता है, बट स्टिल देयर आर सम कंट्रीज लाइक इंग्लैंड का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अनरिटन फॉर्म में है. नाउ आवर न्यू टॉपिक इज़ व्हाई डज अ कंट्री नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन. कि किसी भी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों होती है. सो बेटा, दिस टॉपिक विल बी डिवाइडेड इनटू द 4 पार्ट्स. इसको हम 4 पार्ट्स में स्टडी करेंगे और ईच पार्ट को सेपरेटली डिस्कस करेंगे सो डैट वी कुड अंडरस्टैंड द ईच रीज़न क्लियरली, ताकि हमें हर रीज़न बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए. तो सबसे पहले एक चीज़ हमेशा ध्यान में रखो कि ईच कंट्री हैज़ अ कॉन्स्टिट्यूशन. हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होता है, चाहे वो डेमोक्रेटिक है चाहे नॉन डेमोक्रेटिक है. बट हर कंट्री के पास कॉन्स्टिट्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि वो कंट्री डेमोक्रेटिक ही होगा. वो नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं उनके पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस होते हैं जो कि उस कंट्री को डेमोक्रेटिक बनाते हैं. और डेमोक्रेटिक, नॉन डेमोक्रेटिक्स के पास भी कॉन्स्टिट्यूशन होता है और डेमोक्रेटिक के पास भी, लेकिन
जो डेमोक्रेटिक कंट्री के पास में कॉन्स्टिट्यूशन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसको देखो क्या रीजंस हैं इसके। फर्स्ट, द बेसिक आइडियल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच वी एज सिटीजन्स एस्पायर टू लिव इन आवर कंट्री आर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो किसी भी कंट्री के जो लोग हैं वो अपने कंट्री में जिस टाइप के आइडियल्स, जिस टाइप की वैल्यूज़ को दर्शाना चाहते हैं वो उनके कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होता है। मीन्स कि वो क्या चाहते हैं, वो क्या सोचते हैं, ये उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिफ्लेक्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लो कि बहुत सारे चोर हैं और वो सारे चोरों का एक देश है, वो देश बना रहे हैं अपना एक, और तो उसमें क्या होगा कि वो अपने देश के लिए जब एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाना चाह रहे हैं तो वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। वो उसमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन में ये दिखाएंगे कि वहाँ उस देश में चोरी को क्राइम नहीं माना जाता, या अगर कोई करता है चोरी तो उसको जो है पनिश नहीं किया जाएगा। तो मीन्स जो वो चाहते हैं उसको, उनका जो एस्पिरेशंस हैं वो उनका कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शो कर रहा है। हम अपने कंट्री की बात करें, अगर हमारे कंट्री के लोग जो हैं वो इक्वालिटी में बिलीव करते हैं तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में हम उसको डालेंगे। तो मीन्स सिंपली हमारे जो आइडियाज़ हैं, हमारी जो वैल्यूज़ हैं कि हम कंट्री को उसके अकॉर्डिंग चलाना चाहते हैं वो हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डालते हैं। लाइक अमेरिका में पहले स्लेवरी सिस्टम था। स्लेवरी मीन्स कि वहाँ पे लोगों को ख़रीदा और बेचा जाता था, और अफ्रीका से दूर दूर से जो स्लेव्स थे वो पकड़ के लाए जाते थे, गुलाम लाए जाते थे, और वहाँ पे प्रॉपर मार्केट लगती थी जहाँ पे उनको ख़रीदा बेचा जाता था। इवन जो उनका लॉ था, उनका जो कानून है उनके कंट्री के, वो भी इसकी परमिशन देता था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों की सोच बदली और उन्होंने वहाँ पे सिविल मूवमेंट हुआ, तो उनके जो सोसाइटी में चेंजेस आए, फिर उनके कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लॉ बना दिए गए कि स्लेवरी को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। तो मीन्स जो फंडामेंटल नेचर है सोसाइटी की, सोसाइटी क्या सोचती है, वो बेसिक आइडियल्स कॉन्स्टिट्यूशन में रिफ्लेक्ट होते हैं। सेकेंड मेन रीज़न कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो क्या करता है, इट ये हमारे कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का प्रीम्बल की फ़ोटो है बेटा। प्रीम्बल क्या होता है, मीन्स जो ओपनिंग पेज होता है। लाइक हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जिन आइडियल्स को रिफ्लेक्ट करता है बेसिक, वो ओपनिंग पेज के ऊपर वो क्लियरली मेंशन है, और इसकी स्टार्टिंग ही ऐसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, कि ये बेसिकली यहाँ के लोगों के द्वारा बनाया गया है। और उसमें हर एक मेन जो फीचर है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का वो प्रेम्बल में लिखा गया है। मीन्स उसमें इक्वालिटी के बारे में, जस्टिस के बारे में, सॉवरेन स्टेट है, सेकुलर है, ये सारे जो टर्म्स हैं इनके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे आने वाले चैप्टर्स में। तो वो क्लियरली कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। तो मीन्स कि हमारी सोसाइटी किस रूल्स को फॉलो करेगी, हमारी सोसाइटी के लोग कैसा जो है वो आइडियल्स को मानते हैं, वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो शो करता है। सो सेकेंड मेन रीज़न की बात कर रहे थे, दैट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो डिफाइंस द नेचर ऑफ कंट्रीज पॉलिटिकल सिस्टम, कि कंट्री जो है वो किस पॉलिटिकल सिस्टम को फॉलो करती है, कि मीन्स वहाँ पे किंग का रूल है, या वहाँ पे डिक्टेटरशिप है, या वहाँ पे डेमोक्रेसी है, ये वहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन से पता चलता है। तो अगर कंट्री में नेचुरली अगर वहाँ मोनार्की रूल है तो वहाँ किंग को कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी पावर्स मिली होंगी, उसको सुप्रीम पावर माना गया होगा। अगर कंट्री में डेमोक्रेटिक रूल है तो वहाँ पे जो पावर है किसके हाथों में होगी, जो पीपल हैं, मीन्स दोज who are the representatives of the people, जो लोगों के चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, दोज हु आर इलेक्टेड बाय द पीपल, उनके हाथों में पावर जो है वो दी गई होगी। अब यहाँ पे हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, नेपाल का एग्जाम्पल लेते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल नेपाल में पहले जो है वो मोनार्की रूल था,
अब वहाँ पे जब मोनार्की रूल था तो 1990s में वहाँ पे एकदम चेंज आया और वहाँ कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की इंट्रोड्यूस हुई। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की का मतलब है कि कुछ पावर्स किंग के हाथों से लेके और जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कंट्री को रन किया जाने लगा। साइड बाय साइड कुछ पावर्स जो हैं वो किंग के पास भी छोड़ दी गई। अब फिर क्या हुआ, जब किंग चेंज हुआ, एक के बाद दूसरा राजा बना, तो किंग ज्ञानेंद्र जब वहाँ पे राजा बने तो उन्होंने क्या किया, उस डेमोक्रेटिक सेटअप को फिर दोबारा से चेंज कर दिया, उसको टेक ओवर किया और सारी पावर्स अपने हाथों में ले ली और वहाँ फिर से मोनार्की रूल एस्टैब्लिश कर दिया। अब उनका जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्लियरली पहले तो बता रहा था दैट द कंट्री इज़ अ मोनार्की कंट्री। देन अब वहाँ के लोगों ने वहाँ प्रोटेस्ट करना शुरू किया, वहाँ जो आर्मी थी या जो जो वहाँ पे जो कॉमन सिटीजन्स थे या जो माओइस्ट पीपल थे, दे ऑल प्रोटेस्टेड और फाइनली किंग को एक्सेप्ट करना पड़ा क्या, दैट द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल विल रूल ओवर द कंट्री, कि लोगों की चुनी हुई सरकार अब देश को चलाएगी। और फिर क्या हुआ, अल्टीमेटली वहाँ मोनार्की रूल ख़त्म हो गया और फिर अब उन्होंने लोगों ने अपना नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, पुराने को चेंज किया। तो अब वो जो उनका नया कॉन्स्टिट्यूशन है वो उन आइडियाज़ को, उन आइडियल्स को रिफ्लेक्ट कर रहा था विच द पीपल वांटेड, जो लोग वहाँ पे चाहते थे। तो जैसा जहाँ के कंट्री के लोग जो हैं वो चाहते हैं उसको उनका कॉन्स्टिट्यूशन अब दिखा रहा था। तो मीन्स उनका जो पॉलिटिकल सिस्टम है, अब उनके कॉन्स्टिट्यूशन को देखने से पता चलता है कि डैट इट इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री। इसके अलावा भी एक रीज़न होता है जो कि कंट्री के लिए ज़रूरी बना देता है कि उसके पास में अपना एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए। That is, the constitution often lays down rules that guard against the misuse of power by our political leaders। ये दिस की जगह द है यहाँ पे। अब कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कॉन्स्टिट्यूशन जो है अक्सर कुछ ऐसे रूल्स बने होते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, ऐसे कुछ कानून होते हैं जो कि जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो अपनी पावर को मिसयूज़ ना कर पाएँ, ऐसे कुछ प्रोविजंस जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन में रखे जाते हैं। अब नेचुरली जो पावरफुल है वो अपनी पावर का कभी तो मिसयूज़ कर सकता है, वो अपनी अथॉरिटी का इस्तेमाल कर सकता है जिससे कि जो लेस पावरफुल है या जो उनको वो जो है वो दबाने की कोशिश कर सकता है। तो इसको एक एग्ज़ाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक क्लास है और उस क्लास में, हर क्लास में एक मॉनिटर होता है, तो सिमिलरली यहाँ भी क्लास में एक मॉनिटर है और वो बच्चों को जो है वो बुली करता है। बुली मीन्स कि वो बच्चों को परेशान करता है, तंग करता है, कभी कभी मारता भी है। तो अब जब क्लास टीचर को कभी भी क्लास से बाहर कुछ काम होता है तो वो मॉनिटर को अक्सर ड्यूटी दे के जाती हैं कि बेटा अपनी क्लास का ध्यान रखना है कि कोई शोर ना करे और सब अपना काम करें, मैनेज करना है, पूरा मॉनिटर करना है। तो अब ऐसा ही एक दिन अगर टीचर को कुछ काम है और टीचर क्लास से जाती है और मॉनिटर की ड्यूटी है कि वो क्लास को माइंड कर रहा है, तो क्या होता है कि उसकी एक बच्चे के साथ में थोड़ी सी दुश्मनी है और वो उसको पसंद नहीं करता। तो वो क्या करता है, जब टीचर आती है तो झूठी कंप्लेंट लगाता है कि मैडम ये तो अपना काम नहीं कर रहा था, दूसरों को भी डिस्टर्ब कर रहा था। अब वो बेचारा बच्चा तो कुछ उसने किया ही नहीं, वो तो किसी को कुछ कह ही नहीं रहा था, लेकिन टीचर उसको पनिश कर देती हैं क्योंकि मॉनिटर ने कहा है और मॉनिटर तो अपनी ड्यूटी कर रहा था। तो अब इस सिचुएशन को ऐसे समझो कि जो टीचर है वो गवर्नमेंट है और जो मॉनिटर है वो गवर्नमेंट का ही एक लीडर है। वो पावरफुल हो गया है, वो लीडर कुछ भी हो सकता है, वो सीएम भी हो सकता है, वो एमपी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और जो क्लास के स्टूडेंट्स हैं दे आर द कॉमन पीपल, आम जनता जिसे कहना चाहिए। तो जो लीडर है वो जनता को परेशान कर सकता है, क्यों? क्योंकि उसके पास में अथॉरिटी है, पावर है, हो सकता है वो अपनी पावर का मिसयूज़ कर ले।
तो ऐसे टाइम में जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें बहुत सारे ऐसे लॉज हैं, मतलब जो कि उन सिटीजन्स को प्रोटेक्शन देते हैं कि कोई भी अपनी अथॉरिटी का मिसयूज़ करके उनको परेशान ना कर सके। और वो जो लॉज हैं दे आर इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे बेसिक राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो उन्हीं में से एक है। इसी में से एक लॉ है राइट टू इक्वालिटी। और ये जो फंडामेंटल राइट है, राइट टू इक्वालिटी, वो सारे पर्सन्स को ये राइट देता है कि उनको कभी भी उनकी कास्ट के या जेंडर के या उनके रिलीजन के या उनकी प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेट, मतलब उनसे कभी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो अब ये तो हो गया कि हमारे को कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए मेनली। अभी एक रीज़न हमारे पास में और भी हैं, दो रीज़न और हैं हमारे पास में, अभी हम उनके बारे में बात करते हैं। तो अभी डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन एक और बहुत बड़ा काम करता है। क्या करता है? It also ensures that a dominant group does not use its power against other less powerful people or groups। कि डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन ये चीज़ की भी गारंटी देता है कि कभी भी कोई डोमिनेंट ग्रुप, डोमिनेंट का मतलब है कि जो कि मेजॉरिटी में है, वो ग्रुप अपनी पावर का इस्तेमाल कभी लेस पावरफुल ग्रुप्स कौन होंगे? जो माइनॉरिटी में होंगे, उनके अगेंस्ट नहीं कर सकते। कैसे? इसको भी हम एक एग्जाम्पल, क्लास के एग्जाम्पल से समझते हैं। कैसे कि मान लो एक क्लास है। अब क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट्स हैं, जिनमें कि 30 बॉयज़ हैं और 20 गर्ल्स हैं। अब ये जो क्लास है, अब इसमें बॉयज़ क्योंकि दे आर मोर इन नंबर तो वो मेजॉरिटी में हो गए, और गर्ल्स क्योंकि लेस इन नंबर हैं तो वो समझ लो माइनॉरिटी पीपल हो गए। तो अब गेम्स पीरियड है और जो बॉयज़ हैं वो टीचर से बोलते हैं कि आज हम फुटबॉल खेलेंगे, और जो गर्ल्स हैं वो बोलती हैं कि नहीं, आज तो हमें मैडम टेबल टेनिस खेलना है, इंडोर गेम खेलनी है कोई। तो अब टीचर बोलती है क्योंकि यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है तो ऐसा करते हैं कि आप अपने हैंड रेज करो, जिधर ज़्यादा वोट होंगे, जो ज़्यादा स्टूडेंट्स का डिसीजन होगा उसको मान लेंगे। तो क्योंकि बॉयज़ आर मोर इन नंबर, वो मेजॉरिटी में हैं, तो बॉयज़ के हैंड ज़्यादा रेज होते हैं फुटबॉल के लिए, और बच्चे जो हैं उनको बोला जाता है कि आज आप फुटबॉल ही खेलेंगे। अब गर्ल्स सोचती हैं बिकॉज दे वर लेस इन नंबर तो उनका डिसीजन तो कभी भी माना ही नहीं जाएगा, तो डिसीजन लेने का ये तरीका जो है वो सही नहीं है। सेम थिंग कैन हैपन इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री ऑल्सो। डेमोक्रेटिक कंट्री में भी ऐसा जो है वो हो सकता है, क्योंकि डेमोक्रेसी इज़ द गवर्नमेंट ऑफ द majority ऑफ पीपल। क्योंकि डेमोक्रेसी जो है वो मेजॉरिटी ऑफ पीपल की चुनी हुई सरकार होती है, और उसमें मेजॉरिटी का ही फैसला जो है वो माना जाता है। तो बहुत बार ऐसा हो सकता है कि मेजॉरिटी जो ऐसे डिसीजन जो है वो ले जो कि माइनॉरिटीज़ या जो लेस पावरफुल हैं उनको एक्सक्लूड करते रहें, या उनके इंटरेस्ट के अगेंस्ट हो, या ऐसे डिसीजंस जिनमें कि उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा हो। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा? इस टाइप की सिचुएशन में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कुछ ऐसे भी प्रोविजंस हैं डेट प्रिवेंट द टायरेनी और डोमिनेशन बाय द मेजॉरिटी ऑफ माइनॉरिटी। टायरेनी का मतलब होता है अनजस्ट रूल। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस मिलते हैं जो कि मेजॉरिटी का जो अनजस्ट ट्रीटमेंट है या जो उसका डोमिनेशन है वो माइनॉरिटी के ऊपर ना हो पाए, इस चीज़ को चेक करता है। वो रिलीजियस डोमिनेशन भी हो सकता है, जैसे किसी एक कंट्री में किसी एक धर्म के लोग ज़्यादा हैं, किसी दूसरे के कम है, तो ऐसी कंडीशन में भी वो प्रिवेंट करता है कि मेजॉरिटी जो है वो डोमिनेट ना करे माइनॉरिटी को।
या इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो डोमिनेशन है वो दो तरीके का होता है, एक इंटर कम्युनिटी और एक इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन। इंटर कम्युनिटी डोमिनेशन का मतलब है कि जब एक कम्युनिटी किसी दूसरी कम्युनिटी पर हावी होने लगती है। फॉर अभी हमने क्लास का एग्जांपल लिया कि बॉयज़ आर मोर इन नंबर और गर्ल्स लेस हैं, तो बॉयज़ का जो डिसीजन है वो हावी हो गया, दे डोमिनेटेड ऑन द गर्ल्स। और इंट्रा कम्युनिटी डिसीजन क्या होता है, जब एक ही कम्युनिटी के लोग अपनी ही कम्युनिटी के कुछ लोगों को डोमिनेट करते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इन हिंदू सोसाइटी, कम्युनिटी तो एक ही है हिंदू कम्युनिटी, बट उसमें जो अपर कास्ट हैं वो लोअर कास्ट को डोमिनेट करते हैं अगर, तो वो इंट्रा कम्युनिटी डोमिनेशन हो जाता है। तो इस तरीके से, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, इस तरह के डोमिनेशन को प्रिवेंट करने के लिए उसमें बहुत सारे सेफगार्ड्स, बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस रहते हैं कि वीकर जो सेक्शंस हैं जो उनको इंटरेस्ट को प्रिवेंट, उनको जो है वो प्रोटेक्ट किया जाए। अब इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन एक और काम भी करता है, इट हेल्प्स टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट सर्टन डिसीजंस दैट वी माइट टेक that could have an adverse effect on the larger principles that the country believes in। नाउ कैसे इसको क्या मतलब है इसका कि कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें हमारे अपने आप से भी सेव करता है, मीन्स इट सेव्स अस फ्रॉम आवर सेल्फ। अब ये कैसे वो करता है, इट इज़ पॉसिबल कि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लो लाइक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो डेमोक्रेसी में बहुत सारे ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं जो बहुत देरी से लिए जा रहे हों या बहुत बार हमारी एक्सपेक्टेशंस के अगेंस्ट हों। तो कई बार हम ऐसा फील करते हैं कि नहीं, इससे अच्छा तो कोई डिक्टेटरशिप रूल हो जाए या कोई और किंग का रूल होता तो शायद ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है ये ज़्यादा अच्छा होता, बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता। तो ऐसे टाइम में क्या होगा कि मीन्स हम जो है कुछ ऐसे डिसीजन जिसे कहेंगे जल्दबाजी में या इन द फ्लो ले सकते हैं, जो कि इन फ्यूचर हमारे जो जिसे कहेंगे इन द लॉन्ग रन हमारे कंट्री के जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन हमें इस तरह के गलत डिसीजन लेने से भी रोकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मान लीजिए कि एक फैमिली है, अब ये फैमिली में एक बच्चा ऐसा है जिसका कल एग्ज़ाम है और उसको अपने एग्ज़ाम के लिए स्टडीज़ करनी है, तो उसकी फैमिली मेम्बर्स क्या करते हैं, सब मूवी वॉच कर रहे हैं और उसको जाके अकेला बिठा देते हैं कि तुम्हें इधर नहीं आना, तुम्हें अलग रूम में बैठ के स्टडी करना है। तो वो बच्चा जो है वो चाह रहा है कि मैं भी मूवी देखूं, और लेकिन इसको इस तरीके से समझिए कि वो फैमिली जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन है और वो जो बच्चा है वो कॉमन पीपल है। तो कॉमन पीपल कैन हार्म देमसेल्फ, कभी कभी अपने आप को नुकसान पहुंचा सकते हैं एक छोटे से लालच के लिए, और जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो प्रिवेंट कर रहा है कि क्योंकि उसे पता है फैमिली को कि अगर आज वो मूवी देखता है तो वो कल अपना एग्ज़ाम अच्छे तरीके से नहीं दे पाएगा। इट मीन्स कि समटाइम्स फॉर द शॉर्ट गेन्स, छोटे छोटे फ़ायदों के लिए हम जो है इन द लार्ज मैनर अपना कोई नुकसान बड़ा ना कर लें, इसके लिए भी कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमें बचाता है। इट इज़ पॉसिबल दैट मैनी पीपल इन द कंट्री हु लिव इन अ डेमोक्रेसी माइट कम टू स्ट्रांगली फील दैट पार्टी पॉलिटिक्स हैज़ बिकम सो हार्श दैट वी नीड अ स्ट्रॉन्ग डिक्टेटर। कि कभी डेमोक्रेसी में रहते हुए बहुत सारे लोग हैं जो फील कर लेते हैं कि अभी जो अलग अलग तरह की पॉलिटिकल पार्टीज़ में करप्शन चलती है या कुछ भी और जो ऐसी उनकी पॉलिसीज़ हैं, इससे अच्छा तो डिक्टेटरशिप हो सकती थी। तो लेकिन इन द लॉन्ग रन हमें पता है कि डिक्टोरियल जो रूल है, डिक्टेटर जो होते हैं उस हमारे कंट्री के लिए वो फिट नहीं है, हमारे को इन द लॉन्ग रन वो बहुत नुकसान दे सकते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, कैसे बचाएगा कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे भी प्रोविज़न है कि आप छोटी छोटी अमेंडमेंट्स तो कर सकते हैं लेकिन पूरे के पूरे पॉलिटिकल सिस्टम को आप चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इन दिस वे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हमारे कंट्री को
जो है एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग कंट्री बनाने का काम करता है. So this was all for today, and for the next part of the chapter we will come back for you in the next video lecture. Till then, thank you and goodbye.